So this is 11th lecture of software quality engineering. लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स देखे थे। उससे पहले हम कास्ट ऑफ क्वालिटी को देख चुके हैं कि क्वालिटी की कास्ट क्या है, ठीक है, और ये क्यों इस पे कास्ट आती है। और उसके बाद हमने दो क्वालिटी मॉडल्स पढ़े थे, जो एक का नाम था मैकॉल्स क्वालिटी मॉडल और दूसरा ISO 9126 क्वालिटी मॉडल। तो ये जो दोनों मॉडल्स थे ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे। मीन्स के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम किस चीज़ की बेस पे, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे कहेंगे कि दिस इज़ ए क्वालिटी प्रोडक्ट, और अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो तो हम कहेंगे दिस इज़ ए नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट। तो वो जो फीचर्स हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इन दो मॉडल्स में डिफाइंड थी, और दोनों मॉडल्स ने अपने अपने अंदाज से उन फैक्टर्स को डिफाइन किया हुआ था। कहीं पे मैकॉल ने उसको फैक्टर्स और क्राइटेरिया का नाम दिया हुआ था, और ISO 912000 ने कैरेक्टरिस्टिक्स और सब कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दिया हुआ था। तो ये हमने चीज़ें लास्ट टाइम देखी कि मैकॉल डिवाइड करता है क्वालिटी को फैक्टर्स और क्राइटेरिया के टर्म्स में, और उसने 11 ब्रॉड फैक्टर्स लिए। इससे करेक्टनेस है, रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, इंटीग्रिटी है, यूजेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी। ये 11 फैक्टर्स हैं। आगे हर एक की डिफिनीशन दी हुई है, और फिर इस 11 फैक्टर्स को भी ग्रुप कर दिया 3 कैटेगरीज में, प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट रिवीजन और प्रोडक्ट ट्रांजिशन में। और देन ये जो फैक्टर्स हैं उसको फिर मैप किया है क्राइटेरिया के साथ, ठीक है। तो 11 फैक्टर्स थे और ये तकरीबन 23 क्राइटेरियाज हैं कि एक फैक्टर जो है वो बेसिकली किस कंपोज्ड ऑफ विच क्राइटेरिया। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में फिर बताया गया है कि जब हमारे पास एक फैक्टर है करेक्टनेस का, तो करेक्टनेस का जो क्राइटेरिया है वो ट्रेसेबिलिटी है, कंप्लीटनेस है और कंसिस्टेंसी है। अगर ये 3 चीज़ें होंगी, ये 3 क्राइटेरिया होंगे करेक्टनेस चेक करने के लिए। इसी तरह रिलायबिलिटी के लिए कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड एरर टॉलरेंस, ये 3 चेक होंगी, एंड सो ऑन। फिर ISO था हमारे पास 912, तो इसने भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की क्वालिटी की, और मैकॉल ने 11 फैक्टर्स डिफाइन किए, जबकि ISO ने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट डिफाइन किए, फंक्शनलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। और फिर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ISO ने सब कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया है, या इस आप कहते हैं डिफाइन किया है कि फंक्शनैलिटी जो है वो चेक होती है, उसकी जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज सूटेबिलिटी, एक्यूरेसी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो इन चीज़ों के थ्रू फंक्शनैलिटी चेक होगी, ये इसके सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह रिलायबिलिटी के मैच्योरिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिकवरी एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें थी। और फिर इन दोनों मॉडल्स में जो हमारे पास डिफ्रेंसिएशन थी वो क्या थी कि मैकॉल जिस चीज़ को क्वालिटी फैक्टर कहता है, मैकॉल जिस चीज़ को क्वालिटी फैक्टर कहता है, ISO उसको क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं।
सो मैकॉल में जो चीज़ क्वालिटी फैक्टर कहलाती है ISO में, दैट इज़ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। और इन दोनों में जो कॉमन है फैक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मैकॉल और ISO में, वो हैं रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फैक्टर्स हैं, ये दोनों में कॉमन है। और ISO मॉडल, ISO 9126 मॉडल जो है वो एम्फेसिस करता है कैरेक्टरिस्टिक विजिबल टू द यूज़र, ठीक है। whereas मैकॉल मॉडल कंसिडर इंटरनल क्वालिटी एज वेल। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि ISO फोकस कर रहा है विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और मैकॉल जो है वो इंटरनल फीचर्स पे भी फोकस करता है। और मैकॉल मॉडल में जो वन क्वालिटी क्राइटेरिया होता है वो इम्पेक्ट करता है या इम्पेक्ट कर सकता है मेनी क्वालिटी फैक्टर्स को, जबकि ISO में हमारे पास एक सब कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो ओनली वन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्पेक्ट करता है। और फिर तीसरी बात जो है इनमें डिफरेंस जो है वो है कि एक हाई लेवल क्वालिटी फैक्टर्स सच एज टेस्टेबिलिटी जो मैकॉल में है, वो एक लो लेवल सब कैरेक्टरिस्टिक्स है ISO में, ठीक है। तो ये तीन इसमें डिफरेंसेस थे। और फाइनली इनके जो कंसर्न्स थे वो थे कि देयर इज़ नो कंसेंसस अबाउट व्हाट हाई लेवल क्वालिटी फैक्टर आर मोस्ट एट द टॉप लेवल के। जितने भी हमारे पास मॉडल्स हैं उनमें कोई ख़ास कंसेंसस नहीं है हाई लेवल फैक्टर्स के बारे में। और जिस तरह मैकॉल ने डिफ़ाइन किए हैं 11 हाई क्वालिटी फैक्टर्स, जबकि ISO ने 6 डिफ़ाइन किए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की और अपनी एक अप्रोच है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक डिफिनीशन में है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसको जो ठीक लगता है उसके मुताबिक उसने अपना मॉडल प्रपोज किया हुआ है। और सिमिलरली देयर इज़ नो कंसेंसस रिगार्डिंग व्हाट इज़ टॉप लेवल क्वालिटी फैक्टर एंड व्हाट इज़ मोर कंक्रीट क्वालिटी क्राइटेरिया सब कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसी तरह कोई कंसेंसस इस पे भी नहीं है कि जो टॉप लेवल क्वालिटी फैक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो कंक्रीट क्वालिटी क्राइटेरिया या सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें भी कोई कंसेंसस नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये थे हमारे मॉडल्स। और फिर हमारे पास 5 व्यूज़ हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी के, जिनको हम देखते हैं कि वो 5 व्यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या हैं। जिस तरह के हमने एक बात पहले भी डिस्कस की है कि क्वालिटी एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, ठीक है, कोई सिंगल मीनिंग इसके नहीं है। और ये डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है। जिस तरह अगर हम कहते हैं कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का हर एक का अपना एक व्यू होता है क्वालिटी के बारे में, ठीक है। क्लाइंट का और व्यू होता है क्वालिटी के बारे में, यूज़र का और व्यू होता है, ठीक है, डेवलपर का और व्यू होता है, मेंटेनर का और व्यू होता है, कोई थर्ड पार्टी है इन्वॉल्व है उसका और व्यू होगा, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक सिंगल व्यू नहीं है कि हम कहें अच्छा अगर हम क्लाइंट को खुश कर दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा, नहीं, बल्कि जितने भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको कंसिडर करना पड़ता है। इसलिए क्वालिटी जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इट्स नॉट इजीली अचीवेबल, ठीक है। वी हैव डिफरेंट व्यूज़, वी हैव डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास व्यूज़ में क्वालिटी को डिफाइन किया गया है, देयर आर 5 व्यूज़। One is transcendental view, second one is user view, third one is manufacturer view, fourth one is product view, and fifth one is value based view. So almost हमारे पास जो एकेडमिया साइड
पे जो चीज़ है वो ये है कि क्वालिटी के 5 व्यूज़ हैं: ट्रांसेंडेंटल व्यू, यूज़र व्यू, मैन्युफैक्चरिंग व्यू, प्रोडक्ट व्यू एंड वैल्यू बेस्ड व्यू। और इनको हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सो फर्स्ट वन इज ट्रांसेंडेंटल व्यू। ट्रांसेंडेंटल व्यू क्या है कि क्वालिटी इज समथिंग दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस but not defined in some tractable form। कि क्वालिटी जो है वो रिकॉग्नाइज की जा सकती है, वो पहचानी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू कैन गेज द क्वालिटी। अदरवाइज आपके पास कोई ट्रैक्टेबल फॉर्म नहीं है जिसके थ्रू आप क्वालिटी को डिफाइन कर सके। और बेसिक नोशन क्या है, ये किस बेस पे हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस की बेस पे कि एक गुड क्वालिटी ऑब्जेक्ट स्टैंड आउट, कि जो भी क्वालिटी ऑब्जेक्ट होगा वो स्टैंड आउट करेगा। मीन्स उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद ही अपना नाम क्रिएट कर देता है और दुनिया उसको जान लेती है और वो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक व्यू है क्वालिटी के बारे में। जाहिर बात है कि ये व्यू इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट व्यू। इसके थ्रू चीज़ों की क्वालिटी को चेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। स्पेशली आपको एक्सपीरियंस मीन्स लोग चाहिए होंगे किसी, और जाहिर बात है जब आपके पास डिफरेंट स्टेक होल्डर हों तो हर एक स्टेक होल्डर का भी एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हो या डेवलपर्स हो और उनका बड़ा एक्सपीरियंस हो और वो कहें कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, लेकिन क्लाइंट का या यूज़र का तो वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उनको हम कैसे कन्विंस करेंगे कि दिस इज़ ए क्वालिटी प्रोडक्ट। सेकेंड व्यू इज़ यूज़र व्यू। यूज़र व्यू क्या है कि क्वालिटी कंसर्न द एक्सटेंट टू विच ए प्रोडक्ट मीट यूज़र नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। कि क्वालिटी बेसिकली डील करती है उस एक्सटेंट को जिसमें एक प्रोडक्ट जो है वो मीट करता है यूज़र नीड और एक्सपेक्टेशन को। तो जितनी डिग्री पे, जिस लेवल पे यूज़र की नीड्स और एक्सपेक्टेशन मीट होती हैं, उतना ही प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसिडर होगी। और यूज़र के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? यूज़र के लिए इम्पॉर्टेंट है इज़ ए प्रोडक्ट फिट फॉर यूज़। ये चीज़ यूज़र के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जो प्रोडक्ट है वो उसके यूज़ के लिए फिट हो। सो दिस व्यू इज़ हाईली पर्सनलाइज्ड। ये व्यू हाईली पर्सनलाइज्ड है, में डिपेंड करता है कि यूज़र पे ही डिपेंड करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। So a product is of good quality if it satisfies a large number of users and it is useful to identify the project attributes which the user consider to be important। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट की सक्सेस को या प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं कि वो कितना एक यूज़र कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल होता है, यूज़र कितने उससे सेटिस्फाई होते हैं। और हमें इसके लिए फोकस करना पड़ता है और आइडेंटिफाई करना है वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट विच द यूज़र कंसिडर टू बी इम्पॉर्टेंट। जो एट्रीब्यूट यूज़र कंसिडर करता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, वो देखने पड़ेंगे और ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यूज़र कितना सेटिस्फाई होता है। दिस व्यू में encompass many subject elements such as usability, reliability and efficiency। और ये जो व्यू है इसमें यूज़र इन चीज़ों पे फोकस कर सकता है और यूज़र के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। मीन्स के यूजिबिलिटी होगी या रिलायबिलिटी या एफिशिएंसी, तो यूज़र के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिर क्वालिटी इन्हीं के टर्म में
कैलकुलेट होगी, इन्हीं के टर्म्स पे डिसाइड होगी। थर्ड हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग व्यू है। दिस व्यू हैज इट जेनेसिस इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। के ये जो मैन्युफैक्चरिंग व्यू है इसका कंसेप्ट आया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री से और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री से। और इसका जो की आइडिया है वो ये है कि डज ए प्रोडक्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। हाँ जी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को या अपनी स्पेसिफिकेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। और एनी डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट इज सीन एज रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप कोई डेविएशन करते हैं रिक्वायरमेंट से या आपकी प्रोडक्ट डेविएट होती है रिक्वायरमेंट से, तो इसका क्या डायरेक्टली मतलब होगा कि वो लो क्वालिटी क्या है। और इसमें हमारे पास जो कंसेप्ट है प्रोसेस का वो प्लेस ए की रोल। प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप होता है उसका की रोल होता है। प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग Products are manufactured right the first time so that the cost is reduced. ऐसा प्रोसेस हमें चाहिए, ऐसी अप्रोच हमें चाहिए कि प्रोसेस को, प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करें कि वो राइट हो, फर्स्ट टाइम से ही वो राइट हो, और उसमें कास्ट रिड्यूस हो। और कास्ट जो हमारे पास होगी उसमें डेवलपमेंट कास्ट होगी और मेंटेनेंस कास्ट होगी, क्योंकि अगर वो फर्स्ट टाइम से ही राइट ना हो तो आपको रिवर्क करना पड़ेगा, इसी तरह उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी। तो ये अप्रोच अप्लाई करनी होगी कि फर्स्ट टाइम से ही राइट प्रोडक्ट डेवलप हो। और कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्ट। इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें है कि रिक्वायरमेंट को कंफर्म करना ज़रूरी होता है। सम आर्ग्यू दैट सच यूनिफॉर्मिटी डज नॉट गारंटी क्वालिटी। कुछ ये आर्गूमेंट भी हो सकता है कि अगर आपकी कन्फर्मेंस हो जो यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्ट में लीड करे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। और सो क्वालिटी प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीमेंटली इम्प्रूव्ड बाय इम्प्रूविंग द प्रोसेस। और CMM and ISO 9001 मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग व्यू। तो सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप इंक्रीमेंटली इम्प्रूव भी कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग द प्रोसेस, ठीक है। और प्रोसेस के लिए जो मॉडल आप यूज करते हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए, दैट इज CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल और ISO 9001 मॉडल। ये जो दो मॉडल्स हैं, जिस तरह हमारे पास क्वालिटी के मॉडल हैं इसी तरह ये जो दो मॉडल हैं ये प्रोसेस मॉडल, ये प्रोसेस को एवेलुएट करते हैं, ठीक है, कि प्रोसेस की क्वालिटी क्या है और वो किस, फिर डिफरेंट लेवल्स डिफाइन होते हैं CMM में। तो ये डिफाइन करता है CMM के प्रोसेस आपका किस लेवल पे है, और जो टॉप मोस्ट इसमें लेवल होता है वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट का होता है। तो आपने अपने प्रोसेस को ग्रेजुअली इम्प्रूव करना होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग व्यू जो है वो बेस करता है बेसिकली, ये प्रोसेस सेंट्रल चीज़ है। देन वी हैव प्रोडक्ट व्यू, फोर्थ वन। और प्रोडक्ट व्यू क्या है कि if a product is manufactured with good internal properties then it will have good external properties। अगर आपका प्रोडक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टीज गुड हैं
तो उसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज भी गुड होंगी। एंड वन कैन एक्सप्लोर द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल प्रॉपर्टीज एंड एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। और ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है, इनके दरमियान हम लिंक्स भी या रिलेशनशिप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि मॉडुलरिटी इनेबल करता है टेस्टेबिलिटी को। सो मॉडुलरिटी इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी, जबकि टेस्टेबिलिटी इज एन एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। तो उनका लिंक है, जितनी अच्छी मॉडुलराइजेशन होगी उतनी ही अच्छी टेस्टेबिलिटी होगी। एंड फाइनल व्यू इज वैल्यू बेस्ड व्यू। वैल्यू बेस्ड व्यू क्या कहलाता है, क्या कहता है कि दिस रिप्रेजेंट द मर्जर ऑफ टू कंसेप्ट एक्सीलेंस एंड वर्थ। दो चीज़ों की ये मर्जिंग करता है, एक्सीलेंस को और वर्थ को। क्वालिटी इज मेजर ऑफ एक्सीलेंस एंड वैल्यू इज मेजर ऑफ वर्थ। ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड व्यू में क्या चीज़ है कि क्वालिटी क्या होगी, एक्सीलेंस का मेजर होगी, और वैल्यू जो होगी दैट इज मेजर ऑफ द वर्थ। कितनी ज़्यादा वैल्यू है उतनी ज़्यादा उस चीज़ की वर्थ होगी। ठीक है, वर्थ को मेजर करता है, और कितनी ज़्यादा क्वालिटी है वो उसको एक्सीलेंस को मेजर कर रहा होता है। तो सेंट्रल आइडिया क्या है कि हाउ मच ए कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर ए सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी। जितना कस्टमर विलिंग टू पे होगा उतनी ही हमारी ये assumption होगी कि उतनी ही क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्वालिटी इज मीनिंगलेस इफ ए प्रोडक्ट डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस। और अगर उसकी कोई इकानमी या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो अगर वो इकोनॉमिक सेंस नहीं क्रिएट करता तो फिर क्वालिटी भी बेसिकली मीनिंगलेस कंसेप्ट है। और वैल्यू बेस्ड व्यू मेक्स ए ट्रेड ऑफ बिटवीन कास्ट एंड क्वालिटी। हाँ जी, आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कास्ट और क्वालिटी में। जितनी ज़्यादा कास्ट होगी उतनी ज़्यादा क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं एज ए क्लाइंट, तो आपको फिर कास्ट भी उतनी ही आपको देनी पड़ेगी, एंड वाइस वर्सा। तो ये ट्रेड ऑफ देखना पड़ता है दोनों को, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी और डेवलपमेंट क्लाइंट को भी, दोनों को इसमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है कि किस चीज़ पे वो कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार होते हैं। तो ये हमारे पास 5 व्यूज़ थे जो डिफरेंट मीन्स एक तरह से डिफरेंट स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मेजरिंग क्वालिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ए रीजन फॉर डेवलपिंग ए क्वांटिटेटिव व्यू ऑफ ए क्वालिटी। रीजन फॉर डेवलपिंग ए क्वांटिटेटिव व्यू ऑफ द क्वालिटी के जब हम क्वांटिटेटिव व्यू हासिल करना चाहते हैं तो हमें मेजर करना पड़ता है क्वालिटी को। और हम मेजर कर सकते हैं ये डिफरेंट व्यूज जो हम कह सकते हैं, हमने भी देखे कि यूज़र व्यू को हम मेजर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग व्यू को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो कुछ व्यूज़ तो इवन वैल्यू बेस्ड व्यू इज़ ए मेजरेबल। ठीक है, वो तो डायरेक्ट है कि कितनी किसी चीज़ की वैल्यू प्राइस देने के लिए आप तैयार होते हैं, और तो वही उसकी क्वालिटी होगी। और हमें क्यों एक क्वांटिटेटिव व्यू ऑफ क्वालिटी चाहिए? क्योंकि मेजरमेंट अलाउ अस टू एस्टेब्लिश बेस लाइन फॉर क्वालिटी। तो क्वालिटी इन जनरल वैसे तो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, लेकिन हमें क्वांटिटेटिव व्यू उसकी लिए चाहिए। तो जो मेजरमेंट होती हैं वो एस्टेब्लिश करती हैं बेस लाइन फॉर द क्वालिटी। और मेजरमेंट आल्सो इज़ द की टू प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। मेजरमेंट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में भी मेजरमेंट आपको बताती है कि आपके प्रोसेस का क्या स्टेज है, इसमें भी आप रीयूज़ करते हैं।
और the needs for improvement can be investigated after performing measurement के आपको ये पता चलना कि हमारे प्रोसेस को या प्रोडक्ट को फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो किस बेस पे आप करते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग द मेजरमेंट्स मीन कैलकुलेशन के बाद आप ये डिसाइड करते हैं। तो अब हमारे पास जिस तरह मेजरमेंट ऑफ यूज़र व्यू है, यूज़र व्यू को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? यूज़र इज़ इंटरेस्टेड इन फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, फिट फॉर पर्पस यूज़र का व्यू है, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं? व्हाट फंक्शनैलिटी टेस्ट केसेस है पास्ट, जितने हमारे पास कोई फंक्शनैलिटी टेस्ट केसेस पास करती है तो वो से हमारे पास फंक्शनैलिटी का मेजर आ जाएगा। लेट्स से 100% फंक्शनैलिटी उन्होंने टेस्ट पास किया, 90% नहीं किया, वो फंक्शनैलिटी का व्यू आ जाएगा। और मेजर ऑफ डिलीवर्ड फंक्शनैलिटी, delivered functionality is equal to ratio of number of past test cases to total number of test cases designed to verify the functionality। तो जितने नंबर ऑफ पास्ट टेस्ट केसेस का रेशियो होगा और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, तो वो डिलीवर्ड फंक्शनैलिटी का मेजर होगा, ठीक है। मीन्स के जितने जितने आपकी फंक्शनैलिटी, फॉर एग्जांपल यू हैव 50 फंक्शन और उसमें से 40 फंक्शन काम कर रहे हैं, तो इसमें 80% आपकी मेजरमेंट होती है यूज़र व्यू की फंक्शनैलिटी के लिहाज से। यू कैन आल्सो अप्लाई गिल्स टेक्निक्स और नेम ऑफ द सेंट टेस्ट, जो बताता है कि quality concept can be broken down into component until each can be studied in terms of directly measurable qualities। तो ये टेक्निक ये कहती है कि कुछ हमारे पास जो क्वालिटी के फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है। जिस तरह फंक्शनैलिटी तो मेजरेबल है, आप उसमें टेस्ट केसेस के थ्रू उसकी करेक्टनेस को मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होती, जैसे कि यूजेबिलिटी है, ठीक है। तो यूजेबिलिटी डायरेक्ट ऐसी, ये अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, यूज़र के ऑन एक्सपीरियंस पे है, तो हमारे पास ये कोई डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, तो इसको भी हमने मेजर करना होता है। तो गिल्स टेक्निक क्या कहती है कि आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे फर्दर सब कैरेक्टरिस्टिक्स में। फॉर एग्जांपल लर्नेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड ऑपरेबिलिटी। तो ये हमारे पास 3 सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूजेबिलिटी के, तो इनके थ्रू यूजेबिलिटी मेजर होगी। Usability can be broke down into learnability, understandability and operability। सो आप ये मेजर करेंगे कि कितने टाइम में कोई चीज़ लर्नेबल है, कितने टाइम में वो अंडरस्टैंडेबल है और कितने टाइम में वो ऑपरेबल है। तो ये चीज़ें आपको बताएंगी कि यूजिबिलिटी की मेजरमेंट आपको ये 3 सब कैरेक्टरिस्टिक्स देंगी। इसी तरह मेजरमेंट्स हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्यू के। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली मैन्युफैक्चर किस में इंटरेस्टेड होते हैं? डिफेक्ट्स काउंट एंड रिवर्क में, किसी प्रोडक्ट में कितने डिफेक्ट आए हैं और उसके लिए कितना रिवर्क कास्ट उसकी कितनी है। तो डिफेक्ट काउंट भी मेजरेबल एक चीज़ है। द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स detected during development and operation, it is the measure of quality of the work produced, ठीक है। जितने डिफेक्ट्स आते हैं वो बेसिकली बता रहे होते हैं कितनी क्वालिटी। वन कैन एनालाइज द डिफेक्ट एज फॉलोज। फॉर ईच डिफेक्ट आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट फेज इन विच इट वाज इंट्रोड्यूस्ड।
हर डिफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है डेवलपमेंट फेज को जिसमें वो इंट्रोड्यूस होता है, और नॉर्मलाइज डिफेक्ट काउंट बाय प्रोडक्ट साइज के डिफेक्ट की डेंसिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर 1000 लाइन ऑफ कोड। ये चीज़, अब ये सारी चीज़ें मेजरेबल हैं, जितने डिफेक्ट आपके आते हैं उसको पर 1000 लाइन ऑफ कोड में डिवाइड करें तो आपके पास डिफेक्ट डेंसिटी आ जाती है। एंड सेपरेट द डिफेक्ट फाउंड ड्यूरिंग ऑपरेशन फ्रॉम दोज फाउंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और वो डिफेक्ट जो ऑपरेशन में आए हैं और वो डिफेक्ट जो डेवलपमेंट में आए हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो है रिवर कास्ट है कि हाउ मच डज इट कास्ट टू फिक्स द नॉन डिफेक्ट्स, एक डिफेक्ट को फिक्स करने में कितना टाइम चाहिए। तो डेवलपमेंट रिवर कास्ट जो है, दिस इज द रिवर कास्ट इनकर्ड बिफोर ए प्रोडक्ट इज रिलीज्ड एंड दिस इज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट एफिशिएंसी। और ऑपरेशन रिवर कास्ट, डेवलपमेंट रिवर कास्ट क्या है कि रिलीज से पहले जो आप के डिफेक्ट आए हैं और उनको फिक्स करते हैं तो ये डेवलपमेंट रिवर कास्ट हैं। और ऑपरेशन रिवर कास्ट क्या है, दिस इज द रिवर कास्ट इनकर्ड व्हेन ए प्रोडक्ट इज इन ऑपरेशन एंड दिस इज द मेजर ऑफ डिलीवर्ड क्वांटिटी। ऑपरेशन के टाइम पे जो एरर आते हैं और उनकी जो कास्ट है दैट इज ऑपरेशन रिवर कास्ट। सो इन समरी हमारे पास क्वालिटी को मेजर करने के लिए, क्वालिटी को चेक करने के लिए भी है सम क्वालिटी मॉडल्स, जिस तरह के मैककाल क्वालिटी मॉडल्स है और आईएसओ क्वालिटी मॉडल्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस हमने देखा है। फिर हमारे पास डिफरेंट क्वालिटी व्यूज़ हैं, 5 व्यूज़ हैं हमारे पास, ट्रांसडेंटल व्यू, यूज़र व्यू, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट एंड वैल्यू बेस्ड व्यू। और फिर इन व्यूज़ कि हमारे पास मेजरमेंट है कि हम इन व्यूज़ को मेजर कर सकते हैं, जिस तरह हमने यूज़र व्यू और मैन्युफैक्चरिंग व्यू में देखा। तो मेजरमेंट हमें बेसलाइन प्रोवाइड करती है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट में काम आती है, इवन क्वालिटी का एक क्वांटिटेटिव व्यू हमारे पास आ जाता है। तो दिस इज अबाउट द क्वालिटी models of the software system quality. Okay, so if you have any question now you can ask.